ले जी, जो चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं है बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत जबरदस्त चैप्टर है। और अगर आपको इसका जो है वो इन केस आप इसके लेक्चर्स मिस ना करें, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका एक लेक्चर भी आपने मिस कर दिया तो आपको यूं लगेगा कि पता नहीं कहाँ पहुंच गए हैं, पता नहीं किधर जो है वो किधर की बात हो रही है, क्या बात हो रही है। जैसे आप जो है वो माइटोसिस मियोसिस में खास तौर पे मियोसिस वन का प्रोफेज वन मिस कर देना, उसके बाद आपको नहीं पता लगता मियोसिस किधर जाती है, आपको बिल्कुल नहीं आइडिया होता। सिर्फ मियोसिस वन का प्रोफेज वन मिस करके देखें, अगर किसी ने यहाँ पे मिस किया है तो उसको बहुत अच्छी तरह अंदाजा होगा कि मियोसिस वन का प्रोफेज वन मिस करने से क्या होता है। बिल्कुल ऐसे ही इस चैप्टर का आज का लेक्चर जो मिस कर रहा है ना, अगरचे उसके लिए ब्लेसिंग ये है कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और बहुत सौ के लिए ब्लेसिंग है कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और ये सुन रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर का जो आज का लेक्चर है वो इस चैप्टर को उठाने के लिए वो वाइट है। ये चैप्टर इस आज के कॉन्सेप्ट्स पे बेस करता है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में आप लोगों के पिछले कॉन्सेप्ट्स, खास तौर पे पिछली चंद वीडियोस में मैंने आप लोगों को जो डिप्लॉयड और हैप्लॉयड के कॉन्सेप्ट्स बताए हैं वो भी बहुत काम आएंगे, ठीक है। सो इन तमाम चीजों को अब हम साथ लेकर चलेंगे। सबसे पहले चैप्टर थोड़ा सा जो है वो हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। बेटा इस चैप्टर का वैसे आपको अकॉर्डिंग टू बुक आपको यहाँ टाइटल नजर आ रहा है, वेरिएशन एंड जेनेटिक, लेकिन इस चैप्टर का जो असल टाइटल है या इस चैप्टर में जो असल चीजें आपको पता लगेंगी उनमें खास तौर पर जो है वो असल बात वो है पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। यानी इनहेरिटेंस, अब बायोलॉजी में आपको अच्छे तरीके से पता है, यहाँ पर इनहेरिटेंस से मुराद वेल्थ की इनहेरिटेंस जो है वो तो हो नहीं सकती, ठीक है। ऑब्वियसली इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स, के जो जीन्स होते हैं वो किस तरह ट्रांसपोर्ट होते हैं अगली जनरेशन में, अगली प्रोजेनी में जीन्स की ट्रांसपोर्ट का पैटर्न क्या होता है। यानी इसमें यूं कह लीजिए कि आप इससे पहले ये आइडिया एस्टेब्लिश करके आए हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में कि जो इनहेरिटेंस होती है दैट इज थ्रू द क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम होते हैं जो कि लेकर जाते हैं इनहेरिटेंस को अगली नस्ल में। लेकिन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे जो एक ऑब्जेक्शन लगा था वो क्या था कि क्रोमोसोम की तादाद बहुत कम होती है, कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं, कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। ये ऑब्जेक्शन आप लोगों को याद होगा कि जब हम पढ़ रहे थे तब ये प्रॉब्लम आया था। तो उसका फिर हमने किस तरह से उसको पढ़ा, उसको हमने क्लियर किया था उस ऑब्जेक्शन को। वो ये था कि क्रोमोसोम कैन नॉट ट्रांसपोर्ट any sort of inheritance until it contains genes। कोई क्रोमोसोम ट्रांसपोर्ट कर सकता, किसी भी क्रोमोसोम में ये एबिलिटी नहीं है कि वो कोई इनहेरिटेंस ट्रांसपोर्ट कर सके, किसी भी किस्म का कोई जो है वो कोई भी इनहेरिटेड कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर नस्ल में ट्रांसपोर्ट कर सके, ये क्रोमोसोम में नहीं है until अनलेस क्रोमोसोम कंटेन्स जीन्स, इसके बगैर नामुमकिन है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है उसमें हमने दो तीन चीजें जो हैं वो वाइटली समझनी है। नंबर वन के हाउ द वेरिएशन अकर्स, वेरिएशन जो है वो कैसे आती है, ये इस पूरे चैप्टर में बहुत ज्यादा जो है वो आपको पॉइंट मिलेगा। बल्कि ज्यादातर यही जो ये जो चैप्टर है ना ये आपको बताएगा कि जो वेरिएशन है उसका प्रिंसिपल क्या होता है, किस तरीके से अगली नस्ल में जो है वो जीन्स शफल होते हैं और पेरेंट्स में जीन्स शफल होते हैं और अगली नस्ल में जो वेरिएशन आती है वो किस तरह आती है। ये सारा कुछ जो है ये आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर टू, इस चैप्टर में आपने जो बहुत एक और आइडिया पढ़ना है वो ये है कि व्हाट इज द रोल ऑफ जीन। एक तो आप पढ़ के आए हैं ना सेंट्रल डोगमा, कि आपने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है वो आपने पढ़ा था, लेकिन जीन जो है वो क्या क्या कुछ करता है, ठीक है। हाउ द जीन वर्क इन कॉम्बिनेशन, इसमें एक और चीज भी आपको पता लगेगी
कि जीन्स जो हैं वो कॉम्बिनेशन में कैसे वर्किंग करते हैं, करते भी हैं या नहीं। जीन्स वर्क इन कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन में वर्किंग करते भी हैं या नहीं करते, अगर करते हैं तो उनकी कॉम्बिनेशन में वर्किंग क्या होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से एक और होगा कि कैन द जीन बी टर्न्ड ऑन और ऑफ। आप किसी भी जीन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये आपको इस चैप्टर में इस तरीके से तो नहीं पता लगेगा, लेकिन अगर इसको इस अंदाज से बताया जाए तो हाँ जरूर पता लग जाएगा कि ये इन तमाम सवालों के जवाबात क्या है, वेरिएशन कैसे अकर होती है, ठीक है। फिर इसी तरीके से एक चीज और भी है कि हाउ डू जीन्स वर्क, इनकी जो है वो वर्किंग कैसे होती है। एक तो वर्किंग वो थी ना मॉलिक्यूलर वर्किंग, ठीक है, कि कैसे जो है वो जीन्स आपस में वर्किंग कर रहे हैं, कैसे जीन्स प्रोटीन बना रहे हैं, ठीक है, ये बात ठीक है कि जीन्स जो हैं वो प्रोटीन किस तरह बना रहे हैं, ओके। लेकिन उसके अलावा जीन्स की वर्किंग कैसे होती है, ठीक है, ये सारा कुछ जो है वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आज के लेक्चर में अभी तक मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया उसमें सबसे पहला जिक्र हमने किसका किया, क्रोमोसोम का, ठीक है। सबसे पहला जिक्र हमने क्रोमोसोम का किया। अभी जो क्रोमोसोम है इसके बारे में आप बहुत डिटेल में पढ़कर आए हैं कि ये एक्चुअली क्या होता है। एक्चुअली ये जब तक डुप्लीकेट नहीं हुआ होता तो हर क्रोमोसोम जो है वो क्रोमेटिन थ्रेड होता है, ठीक है। और क्रोमेटिन थ्रेड किस मॉलिक्यूल का बना हुआ होता है, डीएनए का। ये जो क्रोमेटिन थ्रेड है ये डीएनए का बना हुआ होता है और इसके जो पीसेस होते हैं, इसके जो छोटे छोटे वर्किंग यूनिट्स होते हैं, इनको आप क्या कहते हैं, इनको आप कहते हैं जीन्स। इनको आप जीन्स कहते हैं। क्रोमोसोम के या क्रोमेटिन थ्रेड के छोटे छोटे वर्किंग यूनिट्स को आप जीन्स कहते हैं। अच्छा, अब अगर आप क्रोमोसोम की बात करेंगे ना, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं क्रोमोसोम के एक क्रोमेटिन थ्रेड की बात करता हूँ, तो हम कहते हैं कि लोकेशन ऑफ अ स्पेसिफिक जीन, किसी भी जीन की स्पेसिफिक लोकेशन जो है जहां पर वो मौजूद है, उस लोकेशन को क्या कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको जो है वो कहता हूं कि ये जो जीन ए है ये कहाँ मौजूद है, जीन बी कहाँ मौजूद है, ठीक है। तो इसमें लोकेशन, जो जीन की लोकेशन होती है, फॉर एग्जांपल अगर एक जीन ए है वो इस जगह मौजूद है तो उसकी लोकेशन को आप लोकेशन नहीं कहेंगे बल्कि उसको शॉर्ट करके आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे LOCUS, लोकस। या इसको प्लूरल क्या कहते हैं आप, लोसाई, LOCI, लोसाई। बहुत से लोग इसको लोकी भी कह देते हैं बट दिस इज नॉट राइट। इसको लोसाई कहते हैं। लोकेशन, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं कहूंगा कि जीन ए इज लोकेटेड नियर जीन बी, तो इसको प्रॉपरली क्या कहेंगे कि लोकस ऑफ जीन ए इज क्लोज टू जीन लोकस ऑफ जीन बी। तो किसी भी जीन की पोजीशन, किसी भी जीन की लोकेशन जो है उसको हम लोकस का नाम देते हैं, उसको हम जो है वो लोकेशन पोजीशन का नाम नहीं देते, उसको हम लोकस का। अच्छा, इसके बाद जो है वो जो जीन्स होते हैं इनके बारे में आप आइए जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। जीन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स, कम अज कम ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स। इसका आइडिया मैं थोड़ा सा पहले भी आप लोगों को ऑन साइट क्लासेस जो हो रही थी उनमें मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जीन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स का क्या मतलब है। बेटा अगर जीन्स जो हैं वो पेयर्स में मौजूद हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो सेल है वो डिप्लॉयड है, द सेल इज डिप्लॉयड। यहां पर अब थोड़ा सा मेरी बात पर आपने गौर करना है बेटा। देखिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि इसका एक साइड कॉन्सेप्ट यहां पर लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक कॉन्सेप्ट पिछले चैप्टर में बहुत अच्छी तरह एस्टेब्लिश किया और वो हमने कहा था कि क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स, क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन पेयर्स। और उन पेयर्स को हमने डिप्लॉयड सेल में, डुप्लीकेटेड सेल की बात नहीं हो रही, उन पेयर्स को हमने क्या नाम दिया था जी, जरा जल्दी से बताइएगा। क्रोमोसोम के उन पेयर्स को, जी उन पेयर्स को हमने नाम दिया था होमोलॉगस, सही कहा आपने, उनको हम होमोलॉगस पेयर्स का नाम दिया था, ठीक है। तो अगर
होमोलॉगस की डेफिनेशन की जाए तो हमने क्या कहा था कि ऐसे क्रोमोसोम, हाँ इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी देखिएगा, होमोलॉगस पेयर या होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं जिनका साइज, स्ट्रक्चर और नेचर ऑफ जीन सेम हो, यानी उनके ऊपर जो जीन हो, साइज हो, स्ट्रक्चर हो, वो सब कुछ सिमिलर हो, उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप होमोलॉगस पेयर कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूं कि हमारे 23 के दो सेट हैं, ठीक है, 23 के हमारे पास दो सेट हैं, 23 + 23, ठीक, ये दो सेट हमारे पास मौजूद है। इन सेट में क्रोमोसोम नंबर 1 मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं, क्रोमोसोम नंबर 1 मैंने यहां पर ड्रॉ किया, क्रोमोसोम नंबर 1 दूसरे सेट का मैंने यहां पर ड्रॉ किया, और साथ ही मैंने कहा कि ये जो क्रोमोसोम नंबर 1 है, 23 के एक सेट का जो क्रोमोसोम नंबर 1 है, उसमें जीन ए का लोकस जो है वो लोअर आर्म पे मौजूद है। तो बिल्कुल इसी तरह का एक और जीन 23 के दूसरे सेट पर मौजूद होगा और वो भी जीन ए होगा। दोबारा सुन लीजिए, 23 के दो सेट हैं, एक सेट पे जिस तरह के जीन्स मौजूद होंगे बिल्कुल उसी तरह के जीन्स उसके ऑपोजिट सेट पे मौजूद होंगे, क्योंकि हम क्या कह चुके हैं, हम बेटा कह चुके हैं कि क्रोमोसोम नंबर 1 ऑफ वन सेट इज होमोलॉग टू क्रोमोसोम नंबर 1 ऑफ सेकंड सेट। दो सेट है ना, 23 के पहले सेट जो है उसका पहला क्रोमोसोम 23 के दूसरे सेट के पहले क्रोमोसोम के जैसा होगा। तो इसका क्या मतलब है, अगर इसके पास जीन ए है तो इसके पास भी जीन ए होगा और उसी लोकस पर होगा जिस लोकस पर एक सेट में है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं यहां पर मौजूद है जीन जी, तो यहां पर इसकी जगह एक्स वाई एम एन ओ नहीं होगा, यहां पर भी इसकी जगह क्या होगा, यहां पर भी इसकी जगह पर जीन जी होगा। यानी अगर होमोलॉगस पेयर्स हैं तो होमोलॉगस पेयर्स की वजह से जीन भी क्या होंगे, जीन भी पेयर में होंगे। और इसका क्या मतलब हुआ कि जीन अगर पेयर में होते हैं तो जीन के पेयर को आप क्या कहते हैं, जीन के पेयर को आप कहते हैं एलील। जीन के पेयर को आप नाम देते हैं एलील का। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मेरे पास क्रोमोसोम ए पर जीन ए मौजूद है, कितने स्टूडेंट्स कहां थे बेटा, दो तीन स्टूडेंट्स एकदम निकल गए। अगर मेरे पास, मेरी आवाज क्लियर नहीं है, कितनी देर से क्लियर नहीं है, अभी अभी वो हुई है। ओहो। मिनट को
जी आवाज आ रही? हाँ जी आवाज आ रही है? जी सर। ओके, ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन चले। अब हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि होमोलॉगस पेयर्स की वजह से, क्रोमोसोम के होमोलॉगस पेयर्स की वजह से जीन भी पेयर में होते हैं, ठीक है? क्योंकि होमोलॉग्स हैं, ये ऑलमोस्ट 99% सेम क्रोमोसोम्स है, ठीक है? तो अगर ये सेम क्रोमोसोम्स है तो इनके ऊपर मौजूद जीन्स भी सेम होंगे। तो जीन्स के जो जीन्स हैं, वो जो इस क्रोमोसोम पर है वही इस क्रोमोसोम पर भी है। अब ये क्योंकि पेयर बन गया, जीन्स का पेयर बन गया, तो जीन के इस पेयर को हम क्या कहते हैं? हम इनको कहते हैं एलील। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दिस ए इज एलील टू दिस ए, एंड दिस ए जीन इज एलील टू दिस ए जीन, ठीक है? मतलब आप यूं कह लीजिए कि ये कजिन्स है, ये बिल्कुल कजिन्स है, ठीक है? एक क्रोमोसोम पर जो एलील मौजूद है, वो एलील जो है वो, या एक क्रोमोसोम पर जो जीन मौजूद है, अपने आप में तो वो जीन है, अपने अपने आप में वो जो एक क्रोमोसोम पर मौजूद जीन है वो जीन ही है, लेकिन दूसरे के रेफरेंस से वो एलील होगा। यानी इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारा सेट हैप्लॉइड हो, सिवाय जर्म सेल्स के, सिवाय स्पर्म सेल्स के, एग सेल्स के। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे सेल हैप्लॉइड हो, डिप्लॉइड ही होंगे, ठीक है? तो और इसी वजह से आप क्या कहेंगे कि हमारे जो न्यूक्लियाई होते हैं उसमें जीन के एलील्स मौजूद होते हैं, उसमें जीन के पेयर्स मौजूद होते हैं, ठीक है? सो ये जो एलील का कॉन्सेप्ट है, ये आगे बहुत ज्यादा यूज होना है। एलील्स जो हैं वो आगे काफी ज्यादा यूज होने हैं। एक ही तरह के जीन्स जो हैं वो उनको आप जो है वो एलील्स कहते हैं। इस तरह के काफी ज्यादा आगे कॉन्सेप्ट यूज होना है। अच्छा, अब आइए, एक तो आपने कह लिया एलील्स। अब एलील्स, एक मिनट, एलील्स दो आर सेम, अगरचे सेम हैं, बट कैन बी डिफरेंट इन देयर परफॉर्मेंस, इन देयर परफॉर्मेंस। एलील्स जो हैं वो अगरचे स्ट्रक्चरली सेम होते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से एलील्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास ये दो क्रोमोसोम्स हैं और इन दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर मेरे पास एक जीन है ए, इधर भी ऑब्वियसली उसी लोकस पर मेरे पास एक और जीन होगा ए, ठीक है? अब ये जो दो जीन्स मेरे पास ए मौजूद हैं, इनमें से ये जो एक जीन है इसको मैं स्मॉल बना देता हूँ, स्मॉल ए लिख देता हूँ, ठीक है? ये जो है ये अपनी प्रोटीन फॉर्मेशन कर रहा है, ये प्रोटीन फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन जो दूसरा है वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन या तो ये प्रोटीन बना नहीं रहा, नॉट फॉर्मिंग द प्रोटीन, या तो ये प्रोटीन बना नहीं रहा। अगर ये प्रोटीन बना रहा है तो वो प्रोटीन जो है वो फॉल्टी है। फॉल्टी प्रोटीन से मुराद ये है कि वो यूजलेस प्रोटीन है। मतलब जीन ए जो है वो या तो प्रोटीन बना रहा है, अगर प्रोटीन, सॉरी मैं रिपीट करता हूँ, जीन ए जो है यानी एलील स्मॉल ए, वो या तो प्रोटीन बना ही नहीं रहा, लेकिन अगर प्रोटीन बना रहा है तो वो ऐसी प्रोटीन है जो हमारे यूज के काबिल नहीं है।
अगर दोनों में से एक एलील ऐसा हो जो या तो प्रोटीन बना ही ना रहा हो, या अगर बना रहा हो तो वो हमारे किसी काम की ना हो, तो ऐसी सूरत में आप क्या कहते हैं कि ये जीन क्या हो गया, ये जीन हो गया रिसेसिव, यानी ये जीन अपना इफेक्ट शो ही नहीं कर रहा, डज नॉट, या आप इसको कह लें कैन नॉट शो द इफेक्ट, ये अपना इफेक्ट शो ही नहीं कर सकता। अब जीन का इफेक्ट क्या होगा, जीन क्या इफेक्ट शो करता है? जी बेटा, जीन क्या करता है? हाँ जी, जल्दी से, क्या करता है जीन? क्या पढ़ा था 20वें चैप्टर में? सॉरी, दोबारा बोलो। कोडिंग करता है, अल्टीमेटली कोड कोड उसके पास होता है, अल्टीमेटली प्रोटीन बनाता है ना तो जीन का इफेक्ट क्या होगा? जीन का इफेक्ट होगा कि वो अल्टीमेटली क्या बनाएगा, अभी मैं आपको बता भी रहा हूं बार बार। अल्टीमेटली जीन का इफेक्ट क्या होगा? जीन का इफेक्ट ये होगा कि उसने, ऑब्वियसली इफेक्ट का मतलब होता है शो ऑफ, इफेक्ट का मतलब होता है अपने आप को शो करना, तो जीन अपना इफेक्ट शो ही नहीं कर सकता। ऐसा जीन जो इन दोनों में से किसी एक रीजन की वजह से या तो वो प्रोटीन बना ही ना सके यानी इफेक्ट शो ही ना कर सके, और या वो बनाए तो वो प्रोटीन ही यूजलेस हो। अब अगर वो यूजलेस है तो वो अपना इफेक्ट शो नहीं कर सकती, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसा जीन जो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, अपना इफेक्ट शो नहीं कर सकता, उसको आप कहेंगे रिसेसिव। और ऐसा जीन जो अपनी प्रोटीन बनाता है और अपना इफेक्ट शो करता है, ऐसे जीन को आप कहेंगे डोमिनेंट जीन। यानी ये दोनों परफॉर्मेंस के एतबार से डिफरेंट है, बेशक स्ट्रक्चर सेम है, दरमियान में थोड़ा सा फर्क आ गया, दरमियान में थोड़ी सी म्यूटेशन आ गई, कोई ऐसा मसला आ गया, ठीक है, जिसकी वजह से ये अपना इफेक्ट शो नहीं कर रहा स्मॉल ए, लेकिन लार्जर ए जो कैपिटल ए है वो अपना इफेक्ट शो कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, दोनों एक ही लोकेशन पे हैं, दोनों काउंट जीन ए ही होंगे, इनका स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सेम है, बट किसी वजह से स्मॉल ए जो है वो अपना इफेक्ट शो नहीं कर सक रहा, तो इसको रिसेसिव कह देंगे, जो कैपिटल ए है उसको आप कह देंगे डोमिनेंट, ठीक है। सो जब आप यहां एक और बात करके फिर दोबारा इसी कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। बेटा आपने क्या कहा अभी कि आपके पास जो क्रोमोसोम्स हैं उनके ऊपर मौजूद है जीन ए, जो जीन यहां मौजूद है वही जीन यहां मौजूद है, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना जीन्स का, ये जो कॉम्बिनेशन होता है परफॉर्मेंस कॉम्बिनेशन, इसको आप परफॉर्मेंस कॉम्बिनेशन कहेंगे, ठीक है। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से वी डिवाइड जीन्स या कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, वी डिवाइड एलील्स कह लें आप, वी डिवाइड एलील्स ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। अब इस परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस का वर्ड जेनेटिक में यूज नहीं होता, इस परफॉर्मेंस के वर्ड को हम चेंज करने लगे, ठीक है। तो जल्दी से जरा इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि अगर तो आपके पास ऐसे क्रोमोसोम हैं, ऐसे होमोलॉगस पेयर हैं जिन पे दो सेम एलील मौजूद हैं और दोनों कैपिटल हैं, दोनों कैपिटल हैं, ये भी कैपिटल है ये भी कैपिटल है, तो ऐसी सूरत में आप इन दोनों को कहेंगे होमोजाइगस एलील्स। ये जो एलील्स हैं ये अपने कॉम्बिनेशन के एतबार से क्या हैं, ये अपने कॉम्बिनेशन के एतबार से होमोजाइगस हैं, यानी दोनों स्ट्रक्चरली भी सेम है और फंक्शनली भी सेम है, परफॉर्मेंस के एतबार से भी सेम है। जब दोनों को आप सेम, जब दोनों की बारी सेम दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन होता है या परफॉर्मेंस होती है वो सेम हो जाती है, तो ऐसी सूरत में दोनों एलील्स को हम कहते हैं होमोजाइगस एलील। दूसरा होमोजाइगस एलील का की क्या सिचुएशन हो सकती है, जैसे ये आपके पास दो क्रोमोसोम, दोनों के ऊपर कौन से ए मौजूद है, स्मॉल ए स्मॉल ए, तो अगर स्मॉल ए होगा तो ये भी होमोजाइगस, अगर कैपिटल ए होगा तो ये भी होमोजाइगस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर होमोलॉगस क्रोमोसोम पे जो एलील्स मौजूद हैं, यानी जीन का पेयर जो मौजूद है वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सेम है, तो फिर आप उसको क्या कहेंगे, होमोजाइगस कॉम्बिनेशन,
होमोजाइगस कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन है ना जीन्स का, ये जो एलील्स का कॉम्बिनेशन है, उसको आप कहेंगे होमोजाइगस कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स। ठीक है, लेकिन अब आइए, दोबारा से दो होमोलॉग क्रोमोसोम बनाते हैं। ये आपके पास दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आ गए। अब होमोलॉगस और होमोजाइगस में पजल ना होइएगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है, होमोजाइगस एलील्स होते हैं। ठीक है, आपके पास एक ये वाला होमोलॉगस पेयर है। इस होमोलॉगस पेयर पे एक जीन कैपिटल ए है, दूसरा जीन यानी दूसरा एलील जो है वो स्मॉल ए है। तो इस कॉम्बिनेशन को आप क्या कहेंगे? इस कॉम्बिनेशन को आप कहेंगे हेट्रोजाइगस। इस कॉम्बिनेशन को आप कहेंगे हेट्रोजाइगस, यानी दोनों एलील्स एक दूसरे के लिहाज से स्ट्रक्चरली तो ऑलमोस्ट सेम है लेकिन फंक्शनली डिफरेंट हैं, तो इसको आप कहेंगे हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन। ठीक है, अच्छा अब आते हैं जेनेटिक्स के टेक्निकल वर्ड्स की तरफ आते हैं। बेटा जेनेटिक्स में टेक्निकली जब आप जीन्स के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं ना, कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स की बात करते हैं जेनेटिक्स में, तो टेक्निकली कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स को आप नाम देते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब जीन्स की टाइप क्या है, ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप जीन्स के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं ना, तो जेनेटिक्स में टेक्निकली आप कॉम्बिनेशन का वर्ड नहीं यूज करते जीन्स के लिए। कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स ये जेनेटिक का वर्ड नहीं है। टेक्निकल वर्ड जो जेनेटिक्स में है वो है जीनोटाइप। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जीनोटाइप क्या है, तो आप बताएंगे होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स है जीनोटाइप। अब आइए इसको जरा टेक्निकली एक इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। जीनोटाइप अभी आपने क्या कहा, दो तरह की हो सकती है। जीनोटाइप एक है जिसको आपने कहा कि होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब दोनों स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सेम है, होमोजाइगस जीनोटाइप। दूसरी है हेट्रोजाइगस। दूसरी जो जीनोटाइप है, दूसरा जो जीन्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है वो हेट्रोजाइगस हो सकता है। तो ठीक है होमोजाइगस में अब आइए बेटा, मैंने आप लोगों को अभी क्या बताया था कि हमने कैपिटल ए लिखा था जब जब एक जीन डोमिनेंट आया ना। इसमें रूल क्या होता है जेनेटिक्स में ना, एक रूल होता है, डोमिनेंट को हमेशा एक्सप्रेस करते हैं आप लोगों के लेवल पे, आप लोगों के लेवल पे, ये हायर लेवल पे नहीं होता। डोमिनेंट एलील को हमेशा आप कैपिटल अल्फाबेट से रेफर करते हैं, और जो रिसेसिव एलील होता है उसको आप स्मॉल लेटर से जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। अब जरा मेरी बात गौर से सुनिए। अगर आपके पास होमोजाइगस कॉम्बिनेशन है तो इसका क्या मतलब है कि या तो वो कैपिटल ए है या वो स्मॉल ए है। सेम सेम है ना, ये स्ट्रक्चरली भी सेम है, फंक्शनली भी सेम है, ये स्ट्रक्चरली भी सेम है, फंक्शनली भी सेम है। यहां पर सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब ये स्ट्रक्चरली ऑलमोस्ट सेम है, फंक्शनली सेम नहीं है, तो यहां पर आप क्या बात करेंगे, हेट्रोजाइगस। ठीक है, हेट्रोजाइगस में सिर्फ एक कंडीशन हो सकती है कि एक कैपिटल और एक स्मॉल हो। होमोजाइगस में दोनों कैपिटल हो सकते हैं, दोनों स्मॉल हो सकते हैं। लेकिन इसको बताने का एक तरीका और होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं जी कि जरा गौर से सुनिएगा सवाल। मैं अभी स्क्रीन नहीं खोल रहा, वो शीट नहीं खोल रहा, सवाल गौर से सुनना है आपने मेरे। मैं कहता हूं जी दो दो एलील्स है, एक जीन पेयर है। मैं कहता हूं जी वो होमोजाइगस है। अब आप मेरे होमोजाइगस बताने से कैसे गेस कर सकते हैं कि वो कैपिटल ए या स्मॉल ए? आप नहीं गेस कर सकते, मैंने सिर्फ होमोजाइगस बोल दिया। टाइम हो गया बेटा, मुझे 2-3 मिनट ऊपर दीजिएगा। मैंने सिर्फ होमोजाइगस बोल दिया। अब आप ये नहीं गेस कर सकते कि वो दोनों कैपिटल हैं एलील्स या वो दोनों एलील्स स्मॉल हैं। अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि अब होमोजाइगस में आपको पता है, होमोजाइगस का मतलब है दोनों एलील्स सेम, ठीक है, या दोनों कैपिटल होंगे या दोनों स्मॉल। इसका तरीका क्या है? इसका तरीका यह है कि आप कैपिटल लेटर से किसको डोनेट करते हैं, डोमिनेंट को।
तो आप बताते वक्त क्या कहेंगे कि फला एलील का की जीनोटाइप है होमोजाइगस डोमिनेंट। इससे मैं समझ जाऊंगा होमोजाइगस मुझे क्या बता रहा है, होमोजाइगस बता रहा है कि वो दोनों सेम है, और डोमिनेंट मुझे क्या बता रहा है कि वो दोनों किस लिहाज से सेम है कि दोनों के दोनों कैपिटल लेटर वाले, दोनों के दोनों डोमिनेंट है। तो मैं जीनोटाइप कंप्लीटली किस तरह बताऊंगा, एक दफा तो मैं उसको बताऊंगा होमोजाइगस डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब यह है कि दोनों के दोनों वर्किंग में, दोनों के दोनों प्रॉपर काम कर रहे हैं, दोनों जो एलील्स हैं वो डोमिनेंट हैं। दूसरी सिचुएशन में आप मुझे क्या बताएंगे कि सर वो जो जीन्स उस क्रोमोसोम पे है ना, वो है तो होमोजाइगस लेकिन क्या है, रिसेसिव है। अगर आप मुझे ये बताएंगे कि सर वो होमोजाइगस रिसेसिव है, तो मैं बात पे पहुंच जाऊंगा कि एक तो वो दोनों सेम है, दूसरा वो दोनों रिसेसिव है। तो इसका क्या मतलब हुआ। अब आइए आखिरी बात सम अप करते हैं सारा कॉन्सेप्ट यहां पर। बेटा ये जो होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस है, इसमें हेट्रोजाइगस में आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि हेट्रोजाइगस का अंडरस्टूड मतलब है एक कैपिटल होगा एक स्मॉल होगा। एक कैपिटल स्मॉल भी वर्ड छोड़ दे, अब कैपिटल स्मॉल भी यूज नहीं करने हमने। एक जो है वो डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा। हेट्रोजाइगस तो ये होता है। तो होमोजाइगस क्या होता है बेटा, होमोजाइगस जो है वो ये होता है या तो दोनों डोमिनेंट होते हैं या दोनों ही रिसेसिव। तो क्या मतलब हुआ कि जीनोटाइप को टेक्निकली बताने के लिए आप क्या कहेंगे कि जीनोटाइप जो है वो दो तरह की होती है, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस दो अंदाज में हो सकती है, या तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा यानी दोनों एलील्स जो हैं वो वर्किंग होंगे, या वो होमोजाइगस रिसेसिव होगा यानी दोनों एलील्स ही वर्किंग नहीं होंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी टॉक इन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की जबान में हम एलील्स का वर्ड यूज करते हैं, हम होमोजाइगस जीनोटाइप का वर्ड यूज करते हैं। जीनोटाइप का, अच्छा जीनोटाइप का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स, कि एलील्स किस फॉर्म में मौजूद हैं, दो एलील्स हैं, दोनों किस किस फॉर्म में मौजूद हैं। तो जीनोटाइप, मैं कहूंगा जी जीनोटाइप बताइए, फलां जीन की जीनोटाइप बताएं। अब आप कहेंगे, पहले तो ये सोचेंगे जीनोटाइप क्या होता है, नहीं ये सोचने की जरूरत नहीं है। जीनोटाइप का मतलब ये है कि वो दोनों एलील्स किस फॉर्म में मौजूद है। तो मैं आपसे पूछूंगा जीनोटाइप बताएं, आप कहेंगे सर वो हेट्रोजाइगस है। मैं समझ जाऊंगा कि वो जो एलील का पेयर, वो जीन्स का पेयर है, यानी वो जो एलील्स हैं वो दोनों डिफरेंट है। आप कहेंगे सर वो होमोजाइगस है। अच्छा भाई कौन से होमोजाइगस हैं, क्योंकि दोनों सेम है, कौन से होमोजाइगस हैं। तो या तो आप मुझे बताएंगे होमोजाइगस डोमिनेंट, इससे क्या पता लगेगा कि बोथ आर वर्किंग, एंड द अदर कंडीशन इज आप मुझे बताएंगे सर ये होमोजाइगस रिसेसिव है, तो हम कहेंगे बोथ आर रिसेसिव, बोथ आर नॉट प्रॉपरली वर्किंग। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी स्टडी। ठीक है, अच्छा जीनोटाइप, ये एक आखिरी बात बता लेने दें, लेक्चर का टाइम 2 मिनट रह गया अगले लेक्चर का। जीनोटाइप के बारे में हमने क्या बताया कि जीनोटाइप जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स, एलील्स का जो कॉम्बिनेशन है वो है जीनोटाइप। एक और वर्ड यूज होता है जब आप कहते हैं ना कि एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, एक्सप्रेशन ऑफ एलील। अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि एलील अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे ना। एलील जो है वो जीन्स है, ठीक है, तो वो अपने आप को प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। खुद किस तरह मौजूद हैं, वो जीनोटाइप है। खुद किस तरह मौजूद हैं, वो जीनोटाइप है। अपना परफॉर्मेंस कैसे दे रहे हैं, वो फिनोटाइप है। अभी इसकी मिसाल ले लेते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ एलील, इसको आप कहते हैं फिनोटाइप। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि फलां पर्सन का आई कलर जो है वो ब्लू है, आई कलर है, या आप लोगों ने एक और डिजीज पढ़ी हुई है एल्बिनिज्म, ठीक है। ये मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगा अगले लेक्चर में, जो है फिर आप लोगों ने एब्सेंट नहीं होना बिल्कुल भी। इसको मैं रिपीट करूंगा, 45 हो गए, अगला लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। फिलहाल जीनोटाइप तक ही याद रखें। फिनोटाइप की एग्जाम्पल अगर आप नेट से पकड़ सकते हैं तो देख लीजिएगा, वरना मैं आप लोगों को एक अंबार लगा दूंगा एग्जाम्पल्स का अगले लेक्चर में, ठीक है। फिलहाल एलील जीनोटाइप, जीनोटाइप की आगे क्या फॉर्म्स है वो गौर से देख लीजिएगा, ये लेक्चर रात तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।